सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 70, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will revise the chapter number 3, Nazism and the Rise of Hitler, in this worksheet. In this worksheet, we will revise 3 and 5 marker questions. So now let's start and understand with me. So the first question is, which genocidal war had waged by Germany under the shadow of the Second World War? यानी जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शैडो में, उसके मतलब उसका सहारा लेते हुए किस तरीके का जनसंहार किया? तो आंसर इज, इन द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी स्टार्टेड द जेनोसाइड. उसकी आड़ में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में जर्मनी ने नरसंहार करना शुरू कर दिया. अंडर विच पीपल ऑफ सर्टेन एथनिसिटी लिविंग इन द यूरोप वर कलेक्टिवली किल्ड. यानी कुछ खास नस्ल के लोगों को पूरे यूरोप में एक साथ मारना शुरू कर दिया गया. Among those killed in this war were 6 million Jews, 2 million Gypsies and 1 million citizens of Poland. और इसमें 6 मिलियन Jews, 2 मिलियन Gypsies और 1 मिलियन citizens of Poland को मार दिया गया. At the same time, 70,000 German civilians declared mentally and physically handicapped were also killed. यानी जर्मन में रहने वाले जो उसके नागरिक थे, जो कि ऐसे थे जो कि फिजिकली और मेंटली अनफिट थे, उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया. Now the second question, why did Hitler and Goebbels commit suicide in 1945? यानी हिटलर और गोएबल्स ने 1945 में सुसाइड क्यों कर लिया? तो हिटलर, who created worldwide fear of his cruelty, was so badly broken by the defeat that he decided to end himself. यानी हिटलर, जिसने पूरी दुनिया में अपना क्रूरता का डर फैलाया था, वो अपनी हार से बिल्कुल टूट चुका था और इसलिए उसने अपने आप को ख़त्म करने का फैसला किया. He locked himself in a bunker before the Soviet forces caught hold. और उसने अपने आप को एक बंकर में कैद कर लिया ताकि उसको जो सोवियत फोर्सेस हैं ना पकड़ पाएं. एंड ही एंड हिज प्रोपोगेंडा मिनिस्टर्स गोएबल्स कमिटेड सुसाइड बाय शूटिंग फॉर फियर ऑफ बीइंग कॉट. और उसने और उसके जो प्रचार मंत्री था गोएबल्स, उसने जो है अपने आप को गोली मारकर अपने सुसाइड कर लिया, केवल इस डर से कि वो पकड़े ना जाएं. Now the third answer, what was not realized by Helmut? यानी हेलमुट क्या नहीं समझ पा रहा था? Helmut did not understand why his father shot himself in his own office and then his blood-soaked uniform was burned in the bonfire of his home. यानी हेलमुट ये नहीं समझ पाया कि उसके पापा ने अपने आप को अपने ऑफिस में क्यों मार लिया और फिर खून से सनी हुई उनकी वर्दी को उनके घर के ही बॉनफायर में क्यों जला दिया गया. Now the fourth question, what was the peace treaty of Versailles? Write about your thoughts about the treaty. तो देखिए क्या था ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, क्या क्या प्रोविजंस थे. फाइन्स ऑफ 16 बिलियन पाउंड्स अंडर द वॉर क्राइम्स अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल. यानी युद्ध अपराध बोध जो एक अनुच्छेद था, उसके तहत उसके ऊपर 6 अरब पाउंड का एक फाइन थोप दिया गया जर्मनी के ऊपर. सेकेंड इज, ओनली जर्मनी इज टू ब्लेम फॉर द डैमेज डन इन द वॉर. सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को ही युद्ध की सारी क्षति का जो है वो जिम्मेदार ठहराया गया. थर्ड इज डिसआर्म जर्मनी. यानी जर्मनी को उससे सेना उसकी ख़त्म कर दी, उसकी अबेंडन कर दी उसकी आर्मी को. And the fourth is sharing all colonies, 10% of the population, 13% of the land, 75% of the iron reserves and 26% of the coal reserves among the allies. यानी जितने भी उसकी ये सारी चीज़ें थी, उसको जो भी मित्र राष्ट्र थे उनमें आपस में बांट दिया गया. Now the fifth question, how was the First World War left a deep imprint on European society and polity? देखिए इसमें पूछा गया कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपियन सोसाइटी और उसकी राजनीति पर बहुत गहरा असर डाला. तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड द पॉलिटी. कैसे कैसे क्या चीज़ कैसे डाला? सोल्जर्स केम टू बी रिस्पेक्टेड मोर देन ऑर्डिनरी सिटीजन. यानी अब सोल्जर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लग गई comparatively to ordinary citizens.
Then politicians and publicists laid great stress on the need for man to be aggressive, strong and masculine. और अब जो राजनेता थे और जो प्रचारक थे वो भी इस बात पर जोर देने लग गए कि आदमी के अंदर ये एग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन वाली जो है सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. देन द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ. मीडिया भी जो ट्रेंच लाइफ जी रहे थे आर्मी वाले, ट्रेंच का मतलब होता है जो उसमें बंकर्स में लोग रहते हैं, उनकी लाइफ को ही अब वो बहुत उनको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे. देन एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन पब्लिक स्फीयर. और लोगों के बीच अब जो है वॉर प्रोपोगेंडा ने और नेशनल ऑनर ने यानी राष्ट्रीय स्वाभिमान ने जगह अपनी बना ली थी. मतलब उनके चर्चों में सिर्फ यही बातें रहती थी और कोई बात नहीं होती थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज स्पार्टिस्ट लीग एंड व्हाट वाज इट इफेक्ट. देखिए, द स्पार्टिस्ट लीग was a radical organization. ये जो लीग थी एक radical organization था. On the pattern of Bolshevik revolution, the league also began to carry out its own revolutionary revolt plans in Germany. तो देखिए क्या था कि जो बोल्शेविक रिवोल्यूशन की तरह जैसे रशिया में जो हुआ था उसी के जैसा ही अब ये लीग जर्मनी में भी अपने रिवोल्ट प्लान्स को शुरू कर रही थी. Then workers and sailors were made Soviet in many cities. और बहुत सारे शहरों में वर्कर्स ने, कामगारों ने और नाविकों ने अपनी सोवियत बनानी शुरू कर दी. In the political environment of Berlin, slogans were echoed in support of Soviet type governance. और बर्लिन के इस पूरे राजनीतिक वातावरण में धीरे धीरे जो है सोवियत टाइप गवर्नेंस के सपोर्ट में स्लोगन्स गूंजने लग गए, उनके बारे में नारे लगने लग गए. तो ये इसका इफेक्ट था स्पार्टिस्ट लीग का. Now the seventh question, which change occurred in the economy of Germany after the French occupation of its Ruhr area. यानी जर्मनी की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या चेंज आया जब फ्रांस ने उसके रूर एरिया पर ऑक्यूपेशन का मतलब उस पर कब्जा कर लिया. तो देखिए, जर्मनी स्टार्टेड प्रिंटिंग पेपर करेंसी एक्सटेंसिवली इन द फॉर्म ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रांस. तो वो कुछ कर तो सकता नहीं था जर्मनी, तो एक निष्क्रिय विरोध को दिखाते हुए उसने अपनी पेपर करेंसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में छापना शुरू कर दिया. The German government printed the currency on such a large scale that the value of its currency mark fell rapidly. और जब उसने इतने ज़्यादा लार्ज लेवल पर अपनी करेंसी को छापना शुरू कर दिया तो जो उसकी करेंसी थी ना मार्क, उसका जो वैल्यू थी वो बहुत तेज़ी के साथ घटनी शुरू हो गई. As the value of the mark collapsed, prices of goods soared. यानी क्या हुआ, जैसे ही मार्क की जो वैल्यू है वो घटती जा रही थी, जो प्राइसेस ऑफ गुड्स थे यानी चीज़ों के दाम थे वो ऊंचे आसमान को छू रहे थे. नाउ द 8th क्वेश्चन, व्हाट वाज इकोनॉमिक क्राइसिस, हाउ डिड इट इफेक्ट जर्मनी. यानी आर्थिक संकट क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था और इसका जर्मनी पर क्या इफेक्ट पड़ा. इन 1929 द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज दैट इज स्टॉक मार्केट इन अमेरिका कोलैप्स्ड causing great damage to its economy. यानी 1929 में जब अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो कि उसका स्टॉक मार्केट है वो धराशायी हो गया, कोलैप्स हो गया, तो इससे उसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा जो है डैमेज हो गया. इट वॉज दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, और यही वो इकोनॉमिक क्राइसिस था दैट हैड ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द जर्मनी, और जिसका जर्मनी पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा. क्या इम्पैक्ट पड़ा, जर्मनीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिमेन्ड एट 40%. जो उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 40% तक नीचे आ गया. द वर्कर्स वर ईदर बिकमिंग अनएम्प्लॉयड और दियर वेजेस हैड ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली. या तो जो वर्कर्स थे वो अनएम्प्लॉयड होते जा रहे थे या उनका जो सैलरी थी, वेजेस थे, वो एकदम कम होते चले जा रहे थे. द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड हैड रीच 6 मिलियन. जो बेरोजगार लोग थे वो 6 मिलियन तक उनका संख्या पहुंच गई थी. द करेंसी वाज डीवैल्यूइंग, और जो करेंसी की वैल्यू थी वो कम होती जा रही थी. बिग बिजनेसेस वर क्राइसिस, और जो बड़े व्यवसाय थे वो भी बहुत संकट में आ गए थे. नाउ द 9th क्वेश्चन, राइट those qualities of Hitler which impressed the people of Germany. आपको वो क्वालिटीज़ हिटलर की लिखनी है जिससे कि जर्मन पीपल इम्प्रेस हो गए थे. तो देखिए कई सारी उसके अंदर क्वालिटीज़ थी, जैसे कुछ यहाँ पर हमने शेयर भी की हैं. हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर, वो एक बहुत ज़बरदस्त वक्ता था, बोलने वाला था. हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव पीपल, और जो उसका जोश था, उसके जो बोलने का तरीका, उसके शब्द लोगों को हिला देते थे अंदर तक.
He promised to build a strong nation undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of German people. और उसने ये वादा किया कि वो जर्मन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन बना के रहेगा और जो वर्साई ट्रीटी में जो भी उनके साथ इनजस्टिस हुआ है उसको वो वापस लेके रहेगा और जो जर्मन लोगों की डिग्निटी है, उनका सम्मान है, उनको वापस दिला के रहेगा. देन ही नाउ द 10th क्वेश्चन, What all was done by Hitler to establish his dictatorship. तो देखिए हिटलर ने जर्मनी में अपनी डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या किया. On 30th January 1933 हिटलर becomes चांसलर ऑफ जर्मनी. वो जर्मनी का चांसलर बन गया. On 28 February 1933, civil rights such as expression, press, assembly were suspended through a fire decree. और एक फायर डिक्री के जरिए उसने 28 फरवरी 1933 को जितने भी सिविल राइट्स थे, जैसे कि अभिव्यक्ति या प्रेस की स्वतंत्रता या इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, उन सबको उसने निलंबित कर दिया, सारे सिविल राइट्स को खत्म कर दिया. On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. और मार्च 33 को 3 मार्च 1933 को उसने एक फेमस एनेबलिंग एक्ट को पास किया. दिस एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. और इसी ने ही जर्मनी में उसकी डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश कर दिया. इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइड लाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री. और उसने ये हिटलर को वो सारी पावर दे दी जिसने पार्लियामेंट को उसने साइड लाइन कर दिया और अब अपना वो रूल डिक्री के थ्रू ही चलाएगा, मतलब अपने ऑर्डर्स के जरिए. डिक्री मीन्स ऑर्डर्स. All political parties and trade unions were banned except for the Nazi party and its affiliates. और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी या ट्रेड यूनियंस थी सबको बैन कर दिया गया, सिर्फ नाजी पार्टी और जो उसके अफिलिएट्स थे, उसके जो सहयोगी थे, उनको छोड़कर बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस थे सबको बैन कर दिया. And the state established complete control over the economy, media, army and judiciary. और जो स्टेट यानी जो उसका कब्जा था वो सबके ऊपर हो गया, यानी इकोनॉमी पे, मीडिया पे, आर्मी पे, जुडिशरी पे, सब पर उसी का ही कब्जा हो गया. Now the 11th question, which success did Hitler acquire in his foreign policy? अपनी फॉरेन पॉलिसी में उसको क्या क्या सक्सेस मिली. हिटलर गॉट इमीडिएट सक्सेसेस ऑन द फॉरेन पॉलिसी फ्रंट. हिटलर को सबसे जल्दी अपने ये जितने भी सक्सेस थी फॉरेन पॉलिसी पे मिलती चली गई. इन 1933 हिटलर ओवरथ्रू द लीग ऑफ नेशंस. उसने सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस से अपना नाता तोड़ लिया. ही रीऑक्यूपाइड राइनलैंड इन 1936. 1936 में उसने राइनलैंड पर दोबारा से अपना कब्जा कर लिया. इट वॉज मेड अ सिविलियन टेरिटरी आफ्टर द जर्मन डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार. और इसको जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मन के इस एरिया को वो सिविलियन टेरिटरी बना दिया गया था, जबकि वो वहाँ पे रिसोर्सेज थे बहुत सारे. ऑस्ट्रिया वॉज एनेक्सेड into Germany in 1938 under the slogan of one people, one empire, one leader. और देखिए ऑस्ट्रिया को जर्मनी ने 1938 में अपने अंदर मिला लिया इस स्लोगन के तहत कि एक लोग, एक राजा, एक साम्राज्य और एक ही नेता. ये उसका एक स्लोगन था जिसके अंडर में वो कई सारे लोगों को, कई सारे देशों को अपने देश में मिलाता चला जा रहा था. He then occupied the German-speaking Sudetenland province of Czechoslovakia. और फिर उसने क्या किया, जो चेकोस्लोवाकिया का ही एक राज्य था, प्रांत था, सुडेंटनलैंड, जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे, उसने उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया. Then he annexed the whole Czechoslovakia. और उसके बाद पूरे चेकोस्लोवाकिया को भी अपने अंडर में ले लिया, कब्जे में ले लिया. During this time he was also getting the silent support of England. और इस समय में इंग्लैंड का उसको साइलेंट सपोर्ट मिल रहा था. Now the 12th question, why attacking Soviet Union in June 1941 was a historical blunder by Hitler. यानी सोवियत यूनियन पर हमला करना जून 1941 में हिटलर की ब्लंडर मिस्टेक क्यों थी. To fulfill his dream, he attacked the Soviet Union in June 1941. यानी अपने सपने को पूरा करने के लिए, यानी उसका सपना क्या था, पूरे विश्व को जीतना, तो उस सपने को पूरा करने के लिए जून 1941 में उसने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया. दिस वॉज हिटलर्स हिस्टोरिकल ब्लंडर. ये उसकी एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी. इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज. और देखिए इसकी इस ऐतिहासिक बेवकूफ़ी में हिटलर का जो हिटलर ने क्या किया, हिटलर के इसके कारण क्या हुआ, जो जर्मन वेस्टर्न फ्रंट था वो ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग यानी जो ब्रिटिश वायुसेना थी उसने उसकी बमबारी की चपेट में आ गया. और जो ईस्टर्न फ्रंट था वो सोवियत आर्मी ने
कब्जा लिया, मतलब उसको घेर लिया वहां पर। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad, और स्टालिनग्राद में जर्मनी की सेना को उन्होंने नाको चने चबवा दिए, उनको बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती वाली जो एक हार दी, उनको जर्मनी को हरा दिया। आफ्टर दिस the Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin, और वो जो सोवियत रेड आर्मी थी वो जर्मन सोल्जर्स को भगाते चले गए, उनका पीछा करते गए जब तक कि वो बर्लिन में नहीं पहुंच गए, और बर्लिन में जाके भी उन्होंने उनको हरा दिया। नाउ द 13th क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई डिड अमेरिका एंटर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो देखिए आपको बताना है कि कब और क्यों अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर हुआ। तो आंसर इज अमेरिका वॉज इनिशियली आइसोलेटेड फ्रॉम वर्ल्ड वार सेकेंड, वो प्रारंभ में तो इस वर्ल्ड वार सेकेंड से दूर हो रहा था। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट डिड नॉट वांट टू फाइट द वार, जो रूजवेल्ट थे प्रेसिडेंट उस समय के, वो कभी नहीं चाहते थे कि वो दोबारा से वो वार लड़ें, युद्ध में वो आए, लड़ाई करें। अमेरिका डिड नॉट वांट टू फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई थी वो उसको दोबारा फेस नहीं करना चाहता था। सेकेंड पॉइंट इज, एज सून एज जापान इन्वेडेड चाइना देयर वॉज बिटरनेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन अमेरिका एंड जापान, और जैसे ही जापान ने चाइना पर आक्रमण किया तो जो अमेरिका और जापान थे उनकी रिलेशनशिप में कड़वाहट आ गई। Japan had captured French Indochina and had fully planned an attack on American naval bases in the Pacific Ocean, और जापान ने जब फ्रेंच इंडो चाइना पर अपना कब्जा जमा लिया तब उसने पूरा प्लान बनाया था कि अमेरिकन नेवल बेस जो पैसिफिक ओशन में था पर्ल हार्बर पर उस पर वो अटैक करे। एंड व्हेन जापान सपोर्टेड हिटलर, जब जापान ने हिटलर को सपोर्ट किया, एंड टारगेटेड बॉम्बिंग ऑफ यूएस बेसिस एट पर्ल हार्बर, और उसने जो यूएस बेस थे पर्ल हार्बर पर उन पर बॉम्ब बरसाना शुरू कर दिया। देन अमेरिका ऑल्सो एंटर्ड इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इस तरह से अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर हो गया। देन द 14th क्वेश्चन, व्हाट वाज हिटलर्स वर्ल्ड व्यू, यानी हिटलर्स का वर्ल्ड व्यू क्या था। सो द आंसर इज द नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिम्स विद द हिटलर्स वर्ल्ड व्यू, यानी जो नाजी आइडियोलॉजी थी और जो हिटलर का वर्ल्ड व्यू था दोनों सेम थे। इन दिस वर्ल्ड व्यू नॉट ऑल सोसाइटीज हैड द राइट टू इक्वल, और उसके इस वर्ल्ड व्यू में जितने भी समाज थे सारे समाजों को बराबरी का कोई हक नहीं था। दे वर ईदर सुपीरियर और इन्फीरियर ऑन द रेशियल बेस, और नस्लीय आधार पर वो या तो सुपीरियर हो सकते थे या इन्फीरियर हो सकते थे, या बेहतर या कमतर हो सकते थे। इन दिस व्यू द ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप एंड द ज्यूज एट द बॉटम, और उनके इस व्यू में जो ब्लॉन्ड ब्लू आइज वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे वो सबसे टॉप पर आते थे और ज्यूज सबसे लास्ट में आते थे। ज्यूज जो यहूदी लोग होते थे, ज्यूज वर कंसिडर्ड टू बी एंटी रेसिस्ट, दैट इज अ स्टॉन्च एनिमी ऑफ द आर्यंस, और ज्यूज जो कि उनको क्या समझा जाता था, उनको नस्ल विरोधी समझा जाता था, और वो उसके आर्यंस के मतलब एक बहुत पुराने दुश्मन के तौर पर वो उनको समझा जाता था। The rest of the societies were placed between the German Aryans and Jews according to their external appearance, और उनके बाहरी रंग जो जितनी भी बाकी की सोसाइटीज़ थी, बाकी की नस्लें थीं, उनको उनके बाहरी रंग रूप के आधार पर या तो जर्मन आर्यन और ज्यूज के बीच में रखा जाता था। Now the 15th question, what was the pure and healthy Nordic Aryan society of Nazis, यानी pure and healthy Nordic Aryan society क्या थी नाजीज की। देखिए प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन ब्लॉन्ड्स वर ब्लू आइड, वो क्या होते थे उनके हिसाब से, जो प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस थे वो ब्लॉन्ड्स और ब्लू आइज वाले होते थे। दीज वर द ओनली पीपल हु कुड बी कंसिडर्ड वर्दी ऑफ प्रमोशन एंड एक्सपेंशन ऑफ लिनेज, और उनकी नज़र में यही लोग वे लोग थे जिनको की तरक्की और अपने वंश विस्तार के लिए जाना जाता था। ऑल द अदर्स वर अनडिजायरेबल, और इनके अलावा जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अनडिजायरेबल थे, अवांछित लोग थे। Now the 16th question, who were the undesirable in Germany, नाजी जर्मनी। तो देखिए नाजी जर्मनी में अनडिजायरेबल किन को समझा जाता था, हाउ वर द ट्रीटेड, और उनके साथ क्या किया गया ये बताना है आपको इसमें। तो देखिए ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक्स, पीपल ऑफ रशियन एंड पॉलिश डिसेंट, mentally and physically unfit German citizens in Nazi Germany were placed in undesirable category।
तो यानी जो ज्यूज लोग होते थे, जिप्सी, ब्लैक लोग होते थे, पीपल ऑफ रशियन एंड पॉलिश डिसेंट यानी रशिया और पॉलिश मूल के जो लोग होते थे, और जो जर्मन सिटीजन जो कि मेंटली और फिजिकली अनफिट थे, उन सबको अनडिजायरेबल कैटेगरी में रखा गया था। सेकेंड इज जिप्सीज एंड ब्लैक्स लिविंग इन जर्मनी वर फर्स्ट स्ट्रिप्ड टू ऑफ जर्मन सिटीजनशिप एंड लेटर किल्ड। सबसे पहले जो जिप्सीज और ब्लैक्स जो कि जर्मनी में रहते थे, उनसे जर्मन नागरिकता को छीना गया और बाद में उनको मार दिया गया। रशियन एंड पॉलिश मतलब रशियन और जो पॉलिश लोग थे, वर पुट टू वर्क एज स्लेव्स अंडर टेरिबल कंडीशंस। और जो रशियन लोग थे और जो पोलैंड वाले लोग थे, उनको बहुत ही भयंकर भयानक कंडीशन में उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी। सबसे ज़्यादा बुरा जो बर्ताव हुआ, जो बुरी तरीके से जो पीड़ित थे, वो ज्यूज थे नाजी जर्मनी में। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड घेटोस। उनको समाज से अलग एक अलग एरिया में रखा जाता था जिनको घेटोस कहा जाता था। दे वर ऑफन प्रोसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस एंड एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड। और उनको जब तब जो है ऑर्गेनाइज वायलेंस के थ्रू उनके साथ मार पिटाई की जाती थी, उनका सफाया किया जाता था और उनको उनकी लैंड से भगा दिया जाता था। नाउ द 17th क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेशियल यूटोपिया ऑफ नाजीज, यानी नाजीज का जो कल्पना लोक या जो आइडियल वर्ड था वो क्या था। In the shadow of war, the Nazi began to build their fantasy world और ideal world। और युद्ध की आड़ लेते हुए नाजियों ने अब अपना एक कल्पना लोक या जो एक आदर्श वर्ड था उसको बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। जेनोसाइड और वॉर became two sides of the same coin and the Nazis began to abolish the societies or races that existed in the empire which they considered अनडिजायरेबल। तो देखिए जो जनसंहार था या युद्ध था, दोनों अब एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। और जिसके अंदर क्या था कि नाजीज ने धीरे धीरे उन सोसाइटीज़ या नस्ल को ख़त्म करना शुरू कर दिया, अपने एम्पायर में, अपने साम्राज्य से उन लोगों को ख़त्म करना शुरू कर दिया जिनको वो अनडिजायरेबल समझते थे। नाजी वांटेड टू क्रिएट अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आयरन्स। नाजी क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि वर्ल्ड में जो मतलब एक ऐसी सोसाइटी बनाए जिसमें केवल और केवल प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आयरन्स रहे। डिजायर्ड वर दोज हु वर कैपेबल ऑफ प्रमोशन एंड डिसेंट एक्सपेंशन। और वही लोग मतलब डिजायरेबल थे और उन्हीं लोगों को ही आगे तरक्की करने के लिए और अपना वंश विस्तार करने के लिए अनुमति थी और वही सक्षम थे, उन्हीं को ही माना जाता था उनके हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम ज्यूज मैनी रेसेस सच एज जिप्सी और ब्लैक्स वर ऑल क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल। और ज्यूज के अलावा बहुत सारे दूसरे नस्ल के लोग भी अनडिजायरेबल समझे जाते थे। पीपल ऑफ रशियन एंड पॉलिश डिसेंट वर ऑल्सो किल्ड एज अनवांटेड। और इसी तरह से जो रशियन और पॉलिश लोग थे उनको भी अनवांटेड मानते हुए ख़त्म कर दिया गया। फिफ्थ पॉइंट इज इवन सम जर्मन्स वर किल्ड एज इम्प्योर और एबनॉर्मल। और जो वही जो मैंने पहले बताया था कि मेंटली और जो फिजिकली अनफिट थे उनको भी, जर्मन्स लोगों को भी मार दिया गया। देखिए इसमें 5 पॉइंट है, आप इसमें 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, वो सफिशिएंट रहेगा। नाउ द 18th क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन इन ऑफ यूथ्स इन नाजी जर्मनी। यानी नाजी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। तो देखिए क्या था, द चिल्ड्रन ऑफ जर्मन्स एंड द जूस कुड नॉट सिट टुगेदर। स्कूल्स में क्या होता था कि जर्मन और जूस के बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते थे। जिप्सीज फिजिकली डिसेबल्ड एंड जूस वर एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। और जिप्सीज को और जो फिजिकल डिसेबल्ड बच्चे थे या जूस थे उनको स्कूल से निकाल दिया गया। द स्कूल टेक्स्ट बुक वॉज रीरिटन वेयर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वॉज प्रमोटेड। और जो स्कूल की किताबें थी उनको दोबारा से लिखा गया जहाँ पर जातीय भेदभाव को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, नस्लीय भेदभाव को, जातीय भेदभाव नहीं, नस्लीय भेदभाव। Fourth point is children aged 10 years were admitted to Young Folk which was a youth organization। तो देखिए जो 10 साल के बच्चे हो जाते थे उनको यूंग फोक नामक एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट किया जाता था। यहाँ पर ये स्पेलिंग कुछ और है, जंग फोक लिखा है, जंग वोक लिखा है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे यूंग फोक। यूंग फोक क्योंकि ये जर्मन वर्ड है इसलिए हम इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। At the age of 14, the membership of Hitler Youth was made compulsory for all boys। और जब बच्चा 14 साल का हो जाता था उसको हिटलर यूथ नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरशिप लेना जरूरी था। यानी सभी बच्चों को जो कि 14 ईयर्स के थे सबको जरूरी था मेंबरशिप लेना। Now the 19th question, what were
हिटलर्स थॉट अबाउट मदरहुड, यानी मातृत्व के बारे में हिटलर की क्या सोच थी, क्या विचार थे। देखिए, गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। तो देखिए, लड़कियों को उस समय यही समझाया जाता था कि उनका पहला जो कर्तव्य है वो यही है कि वो एक अच्छी मदर बने, किनकी, जो कि प्योर ब्लडेड वाले आर्यन चिल्ड्रन हो, उनकी वो अच्छी मदर बने, ये उनको समझाया जाता था। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, गर्ल्स को ये समझाया जाता था कि वो नस्ल की प्योरिटी को बनाए रखें, डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूज, और जो ज्यूज थे उनसे एक दूरी बना के रखें, लुक आफ्टर द होम, घर को संभालें, एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यू, और अपने बच्चों को वो नाजी वैल्यूज को सिखाएं। यही उनकी ड्यूटी होती थी, उनको यही सिखाया जाता था। मदर्स हु गेव बर्थ टू रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर गिवन स्पेशल फैसिलिटीज इन द हॉस्पिटल। जो मदर्स थी, जो माएँ थी, जो कि ऐसे बच्चों को जन्म देती थी जो कि हिटलर चाहता था, ऐसे लोगों को, ऐसी माँओं को हॉस्पिटल में स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती थी। मोर डिस्काउंट इन थिएटर्स एंड ट्रेन टिकट्स इन शॉप्स, ठीक है, और उनको दुकानों में, ट्रेन टिकट्स में और थिएटर में ज़्यादा डिस्काउंट मिलता था। एंड सिल्वर एंड गोल्ड मेडल्स वर गिवन टू द मदर्स हु प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, और ऐसी माँओं को जो कि ऐसे बच्चों को जन्म देते थे, उनको सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, ये सब उनको दिए जाते थे। और बट मदर्स हु गेव बर्थ टू अनवांटेड चिल्ड्रन वर पनिश्ड, और जो माएँ ऐसे बच्चों को जन्म देती थी जो कि अवांछित थे, यानी हिटलर की नज़र में सही नहीं थे, उनको पनिश किया जाता था। नाउ द 20th क्वेश्चन, हाउ डिड द नाजी रेजाइम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया, यानी जो नाजी साम्राज्य था उसने भाषा और मीडिया का किस तरीके से यूज़ किया। देखिए, द नाजी रेजाइम यूज हार्ट रेंचिंग वर्ड्स, उन्होंने दिल दहलाने वाले वर्ड्स का उपयोग किया। ही नेवर यूज वर्ड्स लाइक मर्डर और डेथ इन हिज ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स, और अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में उन्होंने मर्डर और डेथ का तो यूज़ ही नहीं किया। मास किलिंग्स वर गिवन नेम्स लाइक अ स्पेशल बिहेवियर एंड फाइनल सॉल्यूशन, और जनसंहार को उन्होंने, बहुत बड़े लेवल पर होती है जो किलिंग, उसको उन्होंने क्या नाम दिए, स्पेशल बिहेवियर और फाइनल सॉल्यूशन, ऐसे ऐसे शब्द उनको दिए। इवैक्यूएशन मेंट टेकिंग पीपल टू द गैस चैम्बर्स, और इवैक्यूएशन को क्यों यूज़ किया गया, उसके लिए यूज़ किया गया कि जब लोगों को गैस चैम्बर ले जाते थे तो उसको वो इवैक्यूएशन कहते थे। ही प्रोपोगेटेड हिज आइडियाज़ थ्रू फिल्म, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एक्सेट्रा, और उन्होंने फिल्म, रेडियो, पोस्टर्स और स्लोगन्स के जरिए अपने इन विचारों को का प्रचार किया। Posters used to show rote images of the enemies of Germans, mock them and insult them, और पोस्टर्स में उनकी रटी रटाई दुश्मनों की छवि दिखाई दी जाती थी, इनकी ज्यूस की, और उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनकी नकल उड़ाई जाती थी, इस तरह से उन्हें इंसल्ट किया जाता था। तो इस तरह से नाजी रेजाइम में लैंग्वेज और मीडिया का यूज़ किया गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज होलोकॉस्ट इन नाजी जर्मनी। होलोकॉस्ट क्या चीज़ था नाजी जर्मनी में। देखिए, द प्रोसिक्यूशन एंड मास मर्डर ऑफ द ज्यूज बाय जर्मन नाजीज बिटवीन 1933 टू 1945 इज नोन एज होलोकॉस्ट। तो देखिए, तो नाजी जर्मनी में जर्मनों द्वारा बहुत बड़े लेवल पर जो मास किलिंग हुई, मास मर्डर हुए 1933 से 1945 के बीच, उसको हॉलोकॉस्ट या महाध्वंस के नाम से जाना जाता है। इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी atrocities had trickled out of Germany during the last year of Hitler's regime, and the Jews wanted the world to remember what extreme atrocities and sufferings they had suffered during Nazi Holocaust। देखिए, अब जो हिटलर के साम्राज्य के जो आखिरी साल थे ना, उनमें ये जर्मनी की जितनी भी अत्याचार थे नाजियों ने जो किए थे, वो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन लीक होती जा रही थी, और ज्यूज़ भी ये चाहते थे कि पूरी दुनिया इस बात को याद रखे, उनको ये पता होना चाहिए कि जो उन्होंने नाजी जर्मनी में जितनी भी यातनाएं भोगी, उन सब का पता उनको चलना चाहिए, वो उनकी मेमोरीज़ में, लोगों की मेमोरीज़ में रहना चाहिए कि उन्होंने कितना बुरा बर्ताव किया ज्यूज़ के साथ। मैनी घेटोज and camp inhabitants showed indomitable spirit
एंड करेज टू बियर विटनेस एंड प्रिजर्व द वाइटल डॉक्यूमेंट्स। जो बहुत सारे घेटों के लोग थे, घेटों मतलब जहाँ पर ज्यूज को रखा जाता था, एक जैसे मुर्गी का दड़बा होता है ना, ऐसे उनको रखा जाता था। और जो कैंप में, कंसंट्रेशन कैंप में जो लोग रहते थे, उन्होंने बहुत एक साहस दिखाया और उसको सहा और उन जो डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जिनमें उन्होंने लिखा कि उनके साथ कितना बुरा बर्ताव उन्होंने किया, कितने अत्याचार नाजी ने किए। द लेटर इंक्लूड डायरीज एंड नोटबुक्स दे रोट एंड केप्ट द आर्काइव्स दे क्रिएटेड। और उन्होंने उनमें से बहुत सारे लोगों ने डायरीज लिखी, नोटबुक्स लिखी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी और उनको जो है उन्होंने संभाल के रखा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।